हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना सिलेबस डिस्कस किया था फोर्थ सेम का। अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स 2। इससे पहले हमने अपने थर्ड सेम में थर्मोडायनेमिक्स 1 को पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स 1 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उससे पहले जीरोथ लॉ थी जिसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं था, जिसे हम अपने प्रीवियस सेम में पढ़ चुके हैं। देन हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ आई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसी से हमने जाउल थॉमसन इफेक्ट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन सब के हमने रिजल्ट्स पढ़े थे एंड किरचॉफ्स लॉ को पढ़ा था। वो थी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने बात करनी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके बाद इसी में आगे कॉन्टिन्यूटी में मिलेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स 3, जिसमें हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी तो सेकेंड लॉ की क्या जरूरत पड़ी, मीन्स हमें क्या नीड थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसे आप इंट्रोडक्शन कह लो या फिर ये कह लो नीड ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। या फिर आप ये कह लो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब एक ही बात है। या स्लैश करके लिख रही हूं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब किसी नई चीज की जरूरत क्यों पड़ती है? जब कोई पुरानी चीज जो हमारे पास हो वो फेल हो जाए या वो ढंग से वर्क ना करे, तभी हमें किसी नई चीज की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थी, फिर भी सेकंड लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फर्स्ट लॉ कहीं ना कहीं फेल हो गई। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे फेलियर ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या कह लो उसकी क्या लिमिटेशंस थी, और वही लिमिटेशन हमारी क्या बन गई? नीड। ठीक है, जो पिछली वाले की कमी होती है वही हमारे को अगले वाले के लिए जरूरत बन जाती है, वही चीज यहाँ पर है। तो जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी या फेलियर था, वही हमारे सेकंड लॉ की नीड थी। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारा सेकंड लॉ का। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ, बिकॉज उसकी फेलियर हुई तभी तो सेकंड लॉ आई। तो फर्स्ट लॉ क्या थी, उसकी फेलियर क्या थी? तो जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ी थी तो उसकी हमने कई सारी डिफाइन पढ़ी थी। उनमें से एक फॉर्म थी हमारे पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स फर्स्ट लॉ ने कहा था कि जो भी एनर्जी होती है सिस्टम की वो कहीं भी वेस्ट नहीं होती, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। वो थी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी जो लिमिटेशन आई, वो फर्स्ट जो मेजर लिमिटेशन बनी, जो हम लिमिटेशन की बात करें यहाँ पे, जो फर्स्ट लॉ ने ये तो कह दिया कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसने ये तो बता दिया कि वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उनमें इंटर रिलेशन है, कि मीन्स एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। बट उसने कहीं भी रिएक्शन में फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बताया। मीन्स हम यहां बात करें नो इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस हुआ, उसमें एनर्जी जो थी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, मीन्स वेरियस फॉर्म के बारे में बता दिया, पर रिएक्शन कितने हद तक फिजिबल है इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने कुछ नहीं बताया। मीन्स जिस प्रोसेस की वो बात कर रहा है वो पॉसिबल भी है या नहीं, इसके बारे में बताने में फर्स्ट लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट लिमिटेशन बनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब कौन सी रिएक्शन की बात करें, किन प्रोसेसेस की बात करें? उसने कहा कि फर्स्ट लॉ ने कहा था कि कोई भी प्रोसेस है उसमें अगर एनर्जी का चेंज आ रहा है तो वो पॉसिबल होगा, बट किस हद तक? क्या फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्या हीट फ्लो कर सकती है? कैन हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड? क्या ये पॉसिबल है कि हीट
एक कोल्ड एंड से मींस कम टेम्परेचर वाले से ज्यादा टेम्परेचर वाले की तरफ मूव करे, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं कैन वाटर, जो पानी है वो नीचे से अपने आप ऊपर चला जाए। कैन वाटर रन इटसेल्फ अपहिल, नीचे से अपने आप ऊपर चला जाए, ठीक है। या हीट ट्रेवल कर ले, या फिर गैस कैन डिफ्यूज, कैन गैस डिफ्यूज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। क्या ये सब चीजें पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ने इन सब के बारे में तो कुछ नहीं बोला। हाँ, ये तो पॉसिबल है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है। क्या लो से हाई की तरफ मूव कर सकती है? क्या पानी अपने आप ऊपर जा सकता है? क्या एक गैस डिफ्यूज हो सकती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? तो कई सारे क्वेश्चन अराइज हो गए। मींस उसने रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में तो बताया ही नहीं कि रिएक्शन होगी, यानी कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा। अब चाहे उसे फिजिकल प्रोसेस में या केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में ले लो, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर क्या हो गई? फेल हो गई। तो जहां फर्स्ट लॉ फेल हुई वहीं से हमारे पास किसकी डिफाइन आ जाएगी? सेकंड लॉ की। मैं अभी डिफाइन नहीं बता रही, अभी हम पहले लिमिटेशन की बात करें। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन बन गई फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना देना, ठीक है। अब बात करते हैं इसी की सेकंड। जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक करी थी, तो फर्स्ट लॉ में हमने किया था U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। हमने कहा अगर क्यू की U की वैल्यू 0 हो जाए तो क्यू W के बराबर हो जाएगा। दैट क्यू इज हीट एंड W इज वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ने बताया कि हीट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क में, ठीक है। और कितनी हीट? वहां पर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था कि जितनी हीट होगी उतना ही वर्क हमारे पास जनरेट होगा। ये हमारी फर्स्ट लॉ की डिफाइन थी। फर्स्ट लॉ ने बोला था जितनी हमारे पास हीट अब्सॉर्ब करेगा सिस्टम उतना ही वो वर्क करेगा, कहीं भी कोई चेंज नहीं आया। जैसे ऊपर वाले ने कहा ना कि एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हुआ, तो सेम चीज थी। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। कभी भी हम अपना पूरी हीट अब्सॉर्ब करके कंप्लीटली उसे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट अब्सॉर्ब कांट बी completely converted into work। जो हीट अब्सॉर्ब होती है वो कभी भी कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। बट फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? नहीं, जितनी हीट अब्सॉर्ब हुई उतना ही हमारे पास वर्क आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई? सेकंड फेलियर। तो ये तो दो मेजर इसकी क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई। अब जब कभी कोई लॉ फेल होती है, अगर उसकी कुछ लिमिटेशंस ऐसे आती हैं, ठीक है, तो हमें किसी नई चीज की जरूरत पड़ती है, तब हमारे पास क्या आ गई? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करने लगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जो हमने लिमिटेशन बोली है उन्हीं को ये कवर अप करेगी। तो इसकी कुछ डिफाइन बन जाती हैं। तो इसकी जो डिफाइन होंगी, तो फर्स्ट डिफाइन हमारी क्या बन गई? तो जो फर्स्ट लिमिटेशन थी उसे कवर अप करेगी, ठीक है। उसने कहा रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये फिजिबिलिटी के बारे में बता देगी। मीन्स ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस लाइक, जो हमने ऊपर की बात करी, कौन कौन सी? हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड एंड टू हीट हॉट एंड, और कह सकते हो वाटर मूव रन इट सेल्फ अप हिल। कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे जो ऊपर वाले के फेलियर बने उन्हीं के हमने एग्जांपल में ले लिया, लाइक हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड, वाटर रन इट सेल्फ फ्रॉम अप हिल, गैस कैन डिफ्यूज फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं दीज आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल।
ऑल दीज थिंग्स आर थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल। सारे प्रोसेसेस क्या थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल चीज है। यहाँ पर ये जो वर्ड आया स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस अब तक हम क्या बोलते थे, स्पॉन्टेनियस है जो एकदम से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ ये जो वर्ड है स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस वर्ड हमारा ये नहीं बता रहा कि रिएक्शन कितनी फास्ट या कितनी स्लो होगी। मैं इस वर्ड की बात कर रही हूँ स्पॉन्टेनियस की, तो ये नहीं बता रहा कितनी रिएक्शन फास्ट है या कितनी स्लो है। ये हमें बता रहा है कि जो हमारे स्पॉन्टेनियस यानी कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, यहाँ किसकी बात हो रही है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस की। ठीक है, तो ये सारे क्या है, थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है, ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकते, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है। क्लियर, तो ये इसकी फर्स्ट वाली आ गई, मीन्स ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बता पा रहे हैं। सेकंड, अब सेकंड लिमिटेशन से ही उसकी सेकंड डिफाइन बना लो। सेकंड ने कहा कि हीट जो होती है वो कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाएगी और वो कंप्लीट क्या कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, बट एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है ना। हमने अभी बोला हीट अब्सॉर्ब कांट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो सेकंड डिफाइन हमारी क्या बन गई, द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट into work is impossible without leaving some effect elsewhere। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन गई, सेकंड डिफाइन। मीन्स ऊपर वाली सेम चीज तो है, हमने अभी बोला हीट अब्सॉर्ब कांट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, सेम चीज है। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग एनी सम इफेक्ट एल्सवेयर। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, वर्क हीट कंप्लीटली वर्क में नहीं कन्वर्ट हो सकती, इज इम्पॉसिबल है ना। विदाउट लिविंग सम इफेक्ट एल्सवेयर मीन्स कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा ही होगा। ठीक है, हम कंप्लीटली अपना 100% दें, एनर्जी लगाए तो कंप्लीट वर्क में नहीं जाता, कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। तो दो तो ये डिफाइन आई जो किससे बनी, हमारी लिमिटेशन से, जो ऊपर वाले की हमारी लिमिटेशन थी। क्लियर, अब इसी से आते हैं हमारे पास थर्ड पे, जो थर्ड हमारे पास डिफाइन बनेगी। मीन्स इसी को देखो ना, हीट वर्क में पूरी तरह से नहीं कन्वर्ट हो सकती, दैट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a machine which can convert heat completely into work। सेम चीज है ऊपर वाली, जब हीट वर्क में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती 100%, तो हम ऐसी कोई मशीन भी नहीं बना सकते जो पूरी तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते। तो यहां पर भी ये क्या हो गई, हमारी फेल हो गई। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई इसकी थर्ड डिफाइन। अब आते हैं इसकी फोर्थ डिफाइन पे। अभी देखो हमने सेकंड और थर्ड तो एक दूसरे से रिलेट हो गई, अब बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट में अभी हमने कुछ प्रोसेसेस बोले, लाइक हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड। पहली बात तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने बताया ही नहीं था कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। बट अब खुद सोचो, कोई चीज गर्म है उससे ठंडी की तरफ, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर करना बहुत इजी है। पानी को ऊपर से नीचे आना बहुत आसान है, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। बट पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए किसी ना किसी की चीज की तो हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। वही सेम चीज है यहाँ पर, यानी इसकी फोर्थ डिफाइन, दैट मीन्स without use of an external agency heat can't be itself pass from cold end to hot end। या फिर आप कह सकते हो विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी वाटर कांट मूव अपहिल। हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी
हीट को कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ ले जाने के लिए, या वाटर को अपहिल ले जाने के लिए, या गैस को डिफ्यूज होने के लिए लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही क्लियर डन। तो ये थे हमारे सेकंड लॉ की डिफाइन बनाने के लिए आपको फर्स्ट लॉ पता होनी चाहिए। फर्स्ट लॉ पता होगी, इसकी लिमिटेशन आ जाएंगी, उन्हीं लिमिटेशन से आप सेकंड लॉ निकाल सकते हो। क्लियर। अब हमने यहाँ पे बात कर ली कि जो कंप्लीट हीट है वो वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी उसका कुछ ना कुछ पार्ट ही कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब कितना फ्रैक्शन हीट का वर्क में कन्वर्ट हुआ है वही हमारी क्या बन जाएगी, एफिशिएंसी। कहते हैं ना कि इसके काम करने की एफिशिएंसी कम है, इसके काम करने की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो एफिशिएंसी किससे निकली, हीट से निकली। कितना फ्रैक्शन हीट उसने अब्सॉर्ब करी और वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, वही उसकी क्या बन जाएगी, एफिशिएंसी। तो अब बात करते हैं हम एक टर्म एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, फ्रैक्शन ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय अ सिस्टम बाय सिस्टम कह लो या बाय मशीन कह लो, क्योंकि हमने यहाँ पे एक मशीन की बात करी तो यहाँ पे मशीन बोल रहे, नहीं तो आप सिस्टम भी बोल सकते हो। ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय मशीन दैट कन्वर्टेड इनटू वर्क। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। उस एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एफिशिएंसी। ये ईटा एफिशिएंसी है, विच इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है। W क्या है हमारे पास, ये है वर्क डन, और जो Q है वो हमारे पास क्या है, हीट अब्सॉर्ब्ड। ठीक है। एक मशीन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगी हम उसे बोलते हैं हीट इंजन। जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देती है उसे हम बोलते हैं हीट इंजन। क्लियर। तो ये टर्म आ गई एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी टर्म याद रखनी है, बिकॉज इस चैप्टर में हम बार बार एफिशिएंसी वर्ड को यूज करेंगे कि एफिशिएंसी होती क्या। लाइक कोई भी हम सिस्टम की बात करें, उसकी कितनी एफिशिएंसी है, तो कैसे निकलेगी, कितना फ्रैक्शन उसने हीट का अब्सॉर्ब किया और उसे वर्क में कन्वर्ट किया, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी। क्लियर। अब अभी हमने बोला कि एक ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो पूरी तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। अगर हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट होगी, हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट होगी तो एफिशिएंसी बनेगी, यानी कि 100% एफिशिएंसी, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की भी एफिशिएंसी कंप्लीटली 1 हो, यानी वो 100% वर्क करे। ये हमने पीछे इसकी डिफाइन में बोल दिया, तो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगी। यार यहीं पर एक और नई टर्म आपको याद रखनी है। एक टर्म होती है सोर्स और एक होती है सिंक। ठीक है। सोर्स एंड सिंक। सोर्स होएगी जो भी चीज हाई टेम्परेचर पे होती है। ठीक है। जो भी हाई टेम्परेचर वाला होगा, जो भी रिजर्वर हाई टेम्परेचर, रिजर्वर हम बॉडी की बात करें, जो भी हाई टेम्परेचर पे होगा दैट इज सोर्स, और जो भी लो टेम्परेचर वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंक। ठीक है। जैसे आपने वहां पर याद किया था ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिमिलर वे में यहाँ याद रखना है सोर्स एंड सिंक। व्हाट इज सोर्स, सोर्स ऐसा हीट रिजर्वर जो हाई टेम्परेचर पे होगा, और सिंक ऐसा हीट रिजर्वर जो कि लो टेम्परेचर पे होगा, दैट इज कॉल्ड सिंक। क्लियर। तो हमारे पास 2 टर्म आ गई, सोर्स एंड सिंक। क्लियर। तो अब ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि कहां पर हमारी फर्स्ट लॉ फेल हो गई, क्या हमें जरूरत पड़ी सेकंड लॉ की, उसकी डिफाइन और उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक टर्म्स को हमने पढ़ा। तो यहाँ पर जो 2 मेन जो टर्म हम यहाँ यूज करने वाले हैं वो है कि सोर्स और सिंक के बाद। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे जैसे बात की कि हमें एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेनली फंक्शनिंग ऑफ साइकिल्स की। अब फंक्शनिंग ऑफ साइकिल्स में जब हम बात करते हैं तो फंक्शनिंग ऑफ साइकिल का मतलब क्या है कि हम जिस प्रोसेस को की भी बात करें तो वो प्रोसेस क्या हो जाएंगे, हमारे साइक्लिक हो जाएंगे। ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसमें चेंजेस होने के बाद हम अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस पहुंच जाएं, उसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है।
तो मशीन, जिस भी मशीन की हम बात करेंगे यहाँ पर, वो मशीन अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाएगी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद एक अपनी पोजीशन पे वापस आना, ताकि जो उसका फंक्शन है वो क्या रहे, कॉन्टिन्यूअस रहे। तो इसमें पूरे प्रोसेस में जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम को बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम आगे इसमें आके हीट इंजन आगे पढ़ेंगे, उसमें भी हम किससे रिलेट करेंगे, इसे चेंज इन वॉल्यूम के साथ। मीन्स अगर प्रोसेस हो रहा है तो या तो उसमें एक्सपेंशन होगी या उसमें कंप्रेशन होगी। एक्सपेंशन में हमें पता है वॉल्यूम इंक्रीज होती है और कंप्रेशन में हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो दोनों ही केस में, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, किस में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। तो इसे हम रिलेट कर देंगे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, एक तो वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है, तो हम यहाँ पर जितने भी इसे ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे तो होंगे हमारे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए। ठीक है, और दूसरा हम हर सिस्टम की कैसे निकालते जाएंगे, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी यानी ईटा इज इक्वल टू W बाय Q, कितना हीट उसने अब्सॉर्ब की और कितना वर्क डन हुआ, उससे हम उसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। अब ये तो सेकंड लॉ की बात हो गई और की लिमिटेशंस क्या आई, कैसे हमने उसे कवर अप करके या सेकंड लॉ की हेल्प से उसकी अलग अलग डिफाइन पढ़ ली, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म पढ़ ली। अब इसी चैप्टर में हम आगे जाकर पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में, या कार्नोट हीट इंजन कह लो, कार्नोट साइकिल कह लो, उसी की हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो वो भी एक क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। सेम उसमें भी वॉल्यूम का चेंज आएगा और उसी वॉल्यूम चेंज से हम आगे उसे सोल्व आउट करेंगे। और दूसरी चीज कार्नोट थ्योरम, जो कार्नोट साइकिल हम पढ़ेंगे उसी से रिलेट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं तो हम उसे रिलेट करते हैं एंट्रोपी के साथ। ठीक है, एंट्रोपी होती है हमारी रैंडमनेस। ये सब टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स कार्नोट साइकिल, उसकी एफिशिएंसी क्या है और उसी से कार्नोट थ्योरम निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में बहुत बार आता है और इसके न्यूमेरिकल। फिर हम आएंगे अपने मेन कॉन्सेप्ट पे जो सेकंड लॉ से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज एंट्रोपी। जैसे आपने फर्स्ट लॉ जब पढ़ी थी तब आपने जो बेसिक टर्म पढ़ी थी वो थी इंटरनल एनर्जी U एंड एंथैल्पी H, उसी से सारी आपने टर्म्स निकाली थी। यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले एंट्रोपी यानी कि S के बारे में। फिर उसी एंट्रोपी को हम अलग अलग उसके लिए निकालेंगे, रिवर्सिबल के लिए क्या है, इरिवर्सिबल के लिए क्या है, और उसी की हेल्प से हम पूरे चेंज निकालेंगे। ठीक है, प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में, इन टर्म्स एंट्रोपी में क्या चेंज आता है, ये सब इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा एक चैप्टर है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक कार्नोट साइकिल जो आगे पढ़ने वाले हैं, एंट्रोपी के एक दो डेरिवेशंस है और इन्हीं के कुछ न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कार्नोट साइकिल। क्योंकि वो एक लंबा डेरिवेशन है तो इसलिए हम उसे अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। उसी के को एफिशिएंसी निकालेंगे, उसी हीट इंजन की क्या होता है, और उसी हीट इंजन से हम आगे उसके न्यूमेरिकल करेंगे। बट कार्नोट से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मीन्स हम एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करे। कहीं ना कहीं कुछ लॉस होगा, उसी लॉस को हम इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी लेंगे। कितना लॉस आ रहा है वो हम इसकी एफिशिएंसी से पता लग जाएगा, कितनी उस सिस्टम की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे और उसी से हम निकालेंगे कार्नोट थ्योरम। ठीक है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।